हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 4 और 5 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 2 के बारे में, क्योंकि लेसन नंबर 2 था फाइनेंशियल मार्केट्स और इस वीडियो से हमें लेसन नंबर 2 की शुरुआत करनी है, जहां पे हम फाइनेंशियल मार्केट के अलग अलग एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट। अब लेसन नंबर 2 क्या है? फाइनेंशियल मार्केट। लेसन नंबर 1 मनी तक की वीडियोस में ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं और उम्मीद है आप सभी लोग प्लीज को टॉपिक वाइज ही कवर कर रहे हो। जो हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट की, तो फाइनेंशियल मार्केट में हमें डील करना होगा उन सारे फाइनेंशियल एसेट्स से जिसकी बाय और सेल, जिसकी बाइंग और सेलिंग दोनों किस्म होती है फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक्स हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो या फिर कमोडिटीज, ये सारी चीजें जो है ना वो फाइनेंशियल मार्केट में बाय और सेल की जाती हैं। और हम यहाँ पे इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर फाइनेंशियल मार्केट को काफी डीप में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस कंप्लीट चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहने वाले हैं, यानी कि हमें क्या क्या सीखने का मौका मिलेगा इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। तो समझते हैं सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, जिसमें पहला पॉइंट क्या आता है? कॉम्प्रीहेंड द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट का फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है, जहां पे हम सारे फाइनेंशियल एसेट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? आइडेंटिफाई वेरियस कैटेगरीज। हमें डिफरेंट कैटेगरीज भी समझनी होगी किसकी? फाइनेंशियल मार्केट्स की, चाहे उसमें स्टॉक भी इंक्लूड हो, इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड मनी मार्केट। तो ये चारों तरह के मार्केट जो है ना, मतलब हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? एक्सेस द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। हमें इंपॉर्टेंस समझना होगा कि फाइनेंशियल मार्केट की कौन कौन सी इंपॉर्टेंस होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है इन अनेबलिंग द एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ताकि हम फाइनेंशियल एसेट्स के एक्सचेंज को यहाँ पे समझ पाए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया हमारे पास। ठीक है, 1 मिनट वेट करना, बस 1 मिनट। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं। तो फाइनेंशियल एसेट्स। अब इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है इस चैप्टर का? इंट्रोडक्शन। कि इस चैप्टर में हमें बेसिक चीजें क्या क्या डिस्कस करनी है वो समझते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या आता है हमारे पास यहाँ पे? फाइनेंशियल सिस्टम सर्व्स एज अ क्रिटिकल ड्राइवर ऑफ अ नेशंस इकोनॉमिक एक्सपेंशन। जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है ना, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट या फिर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशन की इकोनॉमिक एक्सपेंशन के अंदर। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट जो है ना एक चीज़ को काफ़ी ईजी कर देता है। हम सब जानते हैं फाइनेंशियल मार्केट में हम सेवर की बात भी करते हैं, तो इन्वेस्टर की मतलब सेवर और इन्वेस्टर की बात भी करते हैं, तो बोरोवर की बात भी करते हैं। यानी कि फाइनेंशियल मार्केट एक गैप फिल करता है। अब देखो किसी के पास क्या है, एक अच्छा खासा अमाउंट है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे पर्सन्स भी होते हैं, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स भी होते हैं जिनके पास जो ज़्यादा पैसा उनके बैंक में रखा होता है, जिन्हें उन पैसे का फिलहाल कोई भी यूज़ नहीं करना होता। तो वो करते क्या है? वो अपने पैसों को इन्वेस्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ कुछ बोरोवर्स भी तो होते हैं या फिर कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी तो होते हैं जिन्हें अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तो वो पैसा फाइनेंशियल मार्केट से उठा लेते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट इस गैप को फिल करता है, सेवर्स को मौका देता है इन्वेस्टमेंट करने का ताकि वो कंपनीज में इन्वेस्ट कर सके, इन्वेस्टर्स को मौका देता है कि अगर उन्हें अपनी बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो उन्हें वो पैसा मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट के जरिए जो बाकी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज हमारे पास यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्सपेंशन को बढ़ाने में फाइनेंशियल मार्केट का अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रोल होता है। इट सर्व्स एज मीडिएटर बिटवीन इंडिविजुअल्स। ये मीडिएटर का काम करते हैं इंडिविजुअल्स के बीच में, कौन से? हु सेव अ पोर्शन ऑफ देयर अर्निंग्स, जो अपनी अर्निंग्स का एक पोर्शन बचाते हैं, एंड दोज हु सीक टू इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिव वेंचर्स, दूसरे वो जो उसे ही प्रोडक्टिव वेंचर्स में लगाते हैं। In doing so, it mobilizes and judicially allocates the limited resource within a country. तो इसके जरिए जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसे कंट्री की इकोनॉमी के अंदर एलोकेट किया जाता है।
दिस इंट्रिकेट फाइनेंशियल सिस्टम कंप्राइजेस इंटरकनेक्टेड सब सिस्टम्स। तो इसके जरिए कहीं ना कहीं कनेक्शन बिल्ड होता है फाइनेंशियल दुनिया के बीच में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मार्केट, इंस्ट्रूमेंट एंड सर्विसेज विद देयर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। और यही नहीं, नेटवर्क्स भी बिल्ड किए जाते हैं एंड सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, फाइनेंशियल मार्केट भी होता है एंड इंस्टीट्यूशन प्ले मल्टीफैक्टेड रोल्स। और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करते हैं इन मोबिलाइजिंग सेविंग, ताकि सेविंग को प्रॉपर तरीके से मोबिलाइज किया जाए, यानी कि सेविंग को वहां तक पहुंचाया जाए जिन इन्वेस्टर्स को उस पैसे की जरूरत है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट्स को इजी करता है फाइनेंशियल मार्केट। इसके अलावा मैनेजिंग रिस्क को मैनेज करना भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो रिस्क मैनेज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड फोस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, और यही नहीं साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी काफी हेल्पफुल और रोल प्ले करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। जैसे हम जीडीपी को इंपॉर्टेंट रोल मानते हैं ग्रोथ के लिए, ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट का ग्रो करना भी बहुत जरूरी है अगर हमें एक कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है तो, है ना। जैसे हमने देखा होगा कि जब भी जीडीपी ग्रो करती है तो एक चीज जरूर राइज करती है, वो क्या, इक्विटी मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट। क्योंकि जनरली जब कंपनीज ग्रो करेंगी तभी तो जीडीपी ग्रो होगा, और कंपनीज ग्रो करेंगी इसका मतलब क्या है कि स्टॉक मार्केट भी साथ साथ ग्रो कर रही है ना। जैसे हमारे इंडिया में निफ्टी 50 हो सकती है या फिर बैंक निफ्टी हो सकती है, तो ये सब चीजें हैं। तो जीडीपी में एक इंपॉर्टेंट रोल आता है। अब समझते हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस, कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, फैसिलिटेटिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, मुझे कंपनीज में पैसा लगाना है, मुझे रिलायंस कंपनी पसंद है या फिर मुझे टाटा की कंपनीज पसंद है या फिर मुझे कोई दूसरी कंपनीज पसंद है, ठीक है, जहाँ पे मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है और मुझे लगता है कि उस कंपनी के पास क्या है, ग्रोथ पोटेंशियल है। तो मैं कैसे उस कंपनी में पैसा लगा पाऊंगा, उसके लिए पहले मैं अपने पैसे को सेव करूंगा। तो मैं उस पैसे को सेव करके धीरे धीरे उस कंपनी के शेयर्स बाय करने शुरू कर दूंगा, जिससे मैं कहीं ना कहीं उस कंपनी की इक्विटी का पार्ट बन जाऊंगा और मेरा पैसा क्या हो जाएगा, उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा। तो एक तरीके से मेरे को बेनिफिट क्या मिला कि मेरा पैसा ग्रो हो रहा है जिस हिसाब से वो कंपनी ग्रो कर रही है। मेरा पैसा भी सेव हो गया, मेरा पैसा इन्वेस्ट भी हो गया। अब बात आती है इसे इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट मिलता है, तो इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि भाई इन्वेस्टर्स जो हैं उस शेयर प्राइस को, उस पैसे को यूज कर पाएंगे अपनी कंपनी के अंदर फर्दर प्रोडक्शन के लिए या फिर अपनी कंपनी की एक्सपेंशन के लिए। तो वही चीज यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करते हैं, एक तो अपने पैसे को सेव करने में हेल्प करते हैं, दूसरा इन्वेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो दो पॉइंट आए यहाँ पे। दूसरा पॉइंट क्या आता है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन एंड मॉनिटरिंग। हम जो फाइनेंशियल मार्केट है वो प्रोजेक्ट सिलेक्शन में भी हेल्प करते हैं, यानी कि हम सब जो हैं जब अपने पैसे को सेव करने की या फिर इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो हम सब अलग अलग एसेट्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं कि किस इंस्ट्रूमेंट में रिस्क हमारा एक कम से कम रहेगा या फिर रिजनेबल रहेगा और प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज कर पाएंगे। इसके लिए एक कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कि मेरा रिस्क कितना रहने वाला है और साथ साथ मुझे रिवॉर्ड कितना मिलने वाला है। ये हर एक चीज हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन एंड मॉनिटरिंग। और साथ साथ हम जो अपनी यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे एक टाइम पीरियड के बाद देखते भी रहते हैं कि क्या हमने जिस पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट करी थी क्या वो उस रेट से ग्रो कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा। नहीं कर पा रहा तो क्या हम अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज करना चाहिए, क्या हमें किसी और दूसरे एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो वो सब चीजें हम जो है वो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आराम से मॉनिटर कर पाते हैं। और यही नहीं, अपने एसेट्स को इजीली सेलेक्ट भी कर पाते हैं कि हम अपना पैसा बॉन्ड में लगाना चाहिए, म्यूचुअल फंड में, इक्विटीज में तो कौन से शेयर्स में, या फिर हमें डेट फंड की तरफ जाना चाहिए। वो डिपेंड करता है अपने अपने रिस्क एपेटाइट पे। अब इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, तीसरा पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, पेमेंट मैकेनिज्म। कि भाई पेमेंट मैकेनिज्म कैसा रहने वाला है, वो भी फाइनेंशियल मार्केट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो हम जो है वो पेमेंट करके तभी तो हम एसेट्स बाय करते हैं। तो पेमेंट मैकेनिज्म्स भी होते हैं, यानी कि हम डिफरेंट एसेट्स को बाय सेल करने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पैसे का रोल आता है जहां पे हम पेमेंट करते हैं डिफरेंट एसेट्स के लिए। और यही नहीं, जब हम एसेट को वापस सेल करते हैं तो हमें हमारा जो पेमेंट हमने किया था वो वापस मिल जाता है और बढ़ के मिलता है, क्योंकि जिस लेवल पे हमने एसेट खरीदी थी हो सकता है उसकी एसेट की वैल्यू बढ़ चुकी हो, तो बढ़ी हुई वैल्यू हमारे अकाउंट में क्या होती है, वापस आती है। तो पेमेंट मैकेनिज्म्स हमें यहाँ पे
देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ईजी भी हो गई हैं कि एसेट खरीदना ईजी हो गया है, कम प्राइस में मिल जाता है। मतलब जो हम सेवर्स, हम इन्वेस्टर्स हैं, हम कम से कम पैसे में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, और जो फर्दर इन्वेस्टमेंट करने वाले प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें कम से कम पैसों में क्या मिल जा रहा है, उधार मिल जा रहा है, यानी कि फाइनेंस मिल जा रहा है। तो वो एक हो गई पेमेंट मैकेनिज्म। फिर फोर्थ पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, रिस्क एलोकेशन। जब हम बात करते हैं ना रिस्क एलोकेशन की, तो हम अपने रिस्क को एलोकेट भी कर सकते हैं। जब हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस होंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, है ना, कि हम किसी भी एसेट में, किसी भी शेयर में, किसी भी इक्विटीज़ में, किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी डेट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो यानी कि हमारे पास मल्टीपल एसेट्स ऑप्शंस हैं। और जब मल्टीपल एसेट ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो हम जिस मर्जी एसेट में इन्वेस्टमेंट करके, और यही नहीं, एक डायलॉग भी बोला जाता है कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट, यानी कि अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं अलग अलग एसेट्स के अंदर, कि अगर कुछ एसेट्स में हमें लॉस हो भी रहा है तो बाकी में जो प्रॉफिट है ना वो उस लॉस को कवर कर लेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है, हम अपने रिस्क को एलोकेट भी कर सकते हैं डिफरेंट एसेट्स के बीच में। इसलिए बोलते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह पे करनी चाहिए ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से बर्बाद ना हो। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, प्राइस रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। इसका मतलब क्या है कि हमें प्राइस रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता, मतलब प्राइस का पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट्स जो हम कर रहे हैं या फिर जो एसेट्स है वो किस प्राइस लेवल पे चल रहा है, क्योंकि सारा खेल पे प्राइस का ही है। और एक रूल भी कहा जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर या फिर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कि हमें जो है ना सही चीज़ लेनी है, वो जरूरी नहीं है, सही चीज़ सही प्राइस लेवल पे लेनी पड़ती है, तब जाके हम उससे प्रॉफिट कमा पाते हैं। यानी कि आपने कोई एसेट में इन्वेस्टमेंट की तो उससे आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, आपने इन्वेस्टमेंट किस प्राइस लेवल पे की ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी कुछ लोग किसी स्टॉक को बहुत नीचे बाई करते हैं या फिर किसी एसेट को बहुत नीचे बाई करते हैं और आराम से ग्रो करते हुए देखते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल पीक पे बाई करते हैं फिर वो लॉस होते हुए देखते हैं अपना। तो वो चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्राइस मैकेनिज्म, यानी कि प्राइस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद 6 पॉइंट क्या आता है, पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़। हमारे पास पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ भी होती है, यानी कि हम अपनी मर्जी से चाहें तो अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट कर सकते हैं। कब कौन से एसेट्स हमें खरीदने हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट हमें खरीदने हैं, कब कौन से इंस्ट्रूमेंट हमें सेल करने हैं, वो सब हम अपने हिसाब से खुद अपने तरीके से कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट हमें यहाँ पे मिलता है। तो पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट फैसिलिटीज ये हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद 7 पॉइंट क्या आता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिडक्शन। भाई ट्रांजैक्शन की कॉस्ट भी कम आती है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है उस चीज़ की वजह से क्या होता है कि एसेट्स को बाय सेल करना है ना ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसके जरिए हम अपनी इन्वेस्टमेंट को इजीली इन्वेस्ट कर पाते हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। और यही नहीं, जिनको पैसा चाहिए, जिन कंपनीज को फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, वो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि ईजी अमाउंट में या फिर रिजनेबल अमाउंट में पैसा ले भी सकती है फाइनेंशियल मार्केट से। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिडक्शन ये चीज़ होती है। इसके बाद फाइनेंशियल डीपनिंग एंड ब्रॉडनिंग। इसका मतलब फाइनेंशियल डीपन हो गया, क्यों? क्योंकि आजकल आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी की वजह से हम जो है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हर एक एसेट को, हर एक इंस्ट्रूमेंट को ईजिली समझ पाते हैं और हमें डीप फाइनेंस सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि हम यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को एक साथ स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद लिक्विडिटी प्रोविजन। लिक्विडिटी का देखो मतलब पता है क्या होता है कि हम अपने एसेट को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी प्रोविजन का मतलब क्या है कि हमें फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम चाहें तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने एसेट्स को वापस कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर मुझे इमीडिएट पैसे की जरूरत पड़ी भी तो भी हम फाइनेंशियल मार्केट से पैसा तुरंत विड्रॉ कर सकते हैं। बट फर्क ये होता है कि हम जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए करते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म हो सकता है कि हमें हमारी इन्वेस्टमेंट में लॉस दिखाई दे रहा हो। तो अगर हमने उस टाइम पे अपने इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया तो हमें कहीं ना कहीं लॉस बुक करना होगा और हमने जो पैसा लगाया था हमें उससे कम पैसा देखने को मिलेगा। तो लिक्विडिटी प्रोविजन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। फिर 10th पॉइंट क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन। भाई कैपिटल फॉर्म करने का मौका मिलता है, एक अच्छी खासी वेल्थ बनाने का मौका मिलता है लॉन्ग टर्म में, अगर हम लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स पढ़े हैं, चाहे वो वॉरेन बफेट साहब हो, इंडिया में राकेश झुंझुनवाला हो, जिन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है ना, एक लंबे टाइम तक डिसिप्लिन में रह के इन्वेस्टमेंट किया और यानी एक अच्छी खासी वेल्थ भी गेन की इन्वेस्टमेंट के जरिए ही। तो कैपिटल फॉर्मेशन करने का मौका मिलता है।
ठीक है। और ये सिर्फ ये नहीं कि मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, जो बिजनेसेस है उन्हें भी कैपिटल फॉर्मेशन का मौका मिलता है। वो हमारे पैसे को यूज करके क्या करती है, बिजनेसेस को एक्सपेंड करती है, जिसके जरिए वो भी कैपिटल फॉर्मेशन करती है। इसके बाद 11 पॉइंट क्या आता है, रेगुलेटरी ओवरसाइट। भाई रेगुलेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इतने सारे लोग कहीं पे एक जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस, इतने सारे इंडिविजुअल्स, इतने सारे, ठीक है, HNIs, बहुत से लोग जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऐसे केस में रेगुलेशन रखना ही बहुत जरूरी है, ताकि जो है ना कोई भी वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज ना हो। तो रेगुलेटरी बॉडीज होना भी बहुत जरूरी है। जैसे इंडिया में आप सबको पता है कि रेगुलेटरी बॉडी कौन है, सेबी। इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कहाँ पे लिख के बताओगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है ना। सेबी का काम होता है स्टॉक मार्केट या फिर बॉन्ड मार्केट वगैरह को क्या करना, रेगुलेट करना। तो रेगुलेटरी ओवरसाइट। इसके बाद 12th पॉइंट क्या आता है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। अब ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन बनती है किसके बीच में, सेवर्स के बीच में और इन्वेस्टर्स के बीच में। सेवर्स का पैसा किसके पास, सेवर्स और इन्वेस्टर का पैसा किसके पास जाता है, उन लोगों के पास जो लोग फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, यानी कि प्रोड्यूसर्स के पास, बिजनेसमैन के पास। तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का काम यहाँ पे करती है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अमाउंट जो है ना वो कहा क्या जाता है, सरप्लस से डेफिसिट के पास। सरप्लस किन लोगों के पास है, जिन लोगों के पास पैसा क्या है, बहुत ज्यादा है, एक एक्सेस अमाउंट पैसा है जो वो उस पैसे को यूज नहीं करना चाहते हैं। फिर ये पैसा किसके पास आता है, जिसके पास बिजनेस के लिए पैसा कम है, यानी कि डेफिसिट में है, तो ये लोग उस पैसे को लेते हैं, सरप्लस अमाउंट को, और अपने बिजनेस के अंदर स्पेंड करके उस पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका बेनिफिट किसको मिलता है, इन्वेस्टर्स को ही मिलता है, यानी कि इंडिविजुअल रिटेलर ट्रेडर्स वगैरह को भी मिलता है। इसके बाद इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन होता है इस प्रोसेस के जरिए, यानी कि इकोनॉमिक सिचुएशंस काफी अच्छी और कंट्रोल में रहती हैं, और इकोनॉमिकली हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं, ग्रोथ करते हैं लगातार जब फाइनेंशियल मार्केट ग्रो कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 में अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रॉप आया था फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, खासकर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन उसके बाद जो बूस्ट आया वो भी बिल्कुल लाजवाब था। इकोनॉमिक ग्रोथ जो आई वो भी काफी बढ़िया आई। तो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। इसके बाद 14th पॉइंट क्या होता है, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी। अगर आप पहले के टाइम में देखो, यानी कि जब एक जमाना था इन्वेस्टमेंट का, तो पहले पेपर ट्रेडिंग होती थी। पेपर ट्रेडिंग तो चलो आज बताओ कि पेपर ट्रेडिंग तो अलग कंसेप्ट है कि पेपर के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, पर जब हम बात करते हैं ना, पहले ना हम लोग को डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में जाके ही शेयर्स को बाय करना पड़ता था, शेयर्स को सेल करना पड़ता था। लेकिन अब ये चीज़ क्या हो गई, इतनी इफेक्टिव रहेगी नहीं, क्योंकि अब जो है ना इनोवेशंस आ चुकी हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आ चुके हैं। तो आजकल हम क्या करते हैं, अपने फोन में बैठे बैठे डीमैट अकाउंट खोल लेते हैं, ठीक है। उस डीमैट अकाउंट के जरिए हम जो है क्या करते हैं, अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना। मुझे अगर किसी कंपनी के शेयर्स लेने हैं, बॉन्ड्स लेने हैं, म्यूचुअल फंड लेने हैं, डेट फंड में इन्वेस्ट करना है, तो सब कुछ मैं अपने घर बैठे बैठे ही हैंडल कर सकता हूँ। ये सब बेनिफिट हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से अपने हाथ में एक टेक्नोलॉजी के अंदर, है ना। और यही नहीं, हम स्टडी भी कर सकते हैं स्टॉक मार्केट को डीप में। तो ये सब फायदे होते हैं किसके, फाइनेंशियल मार्केट के। सब फंक्शंस भी हैं, और क्या नाम है, फंक्शंस है फाइनेंशियल मार्केट के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। और ध्यान रखना, आपको इस कंसेप्ट में सिर्फ इनके नाम लिख के नहीं आने, आपको जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको एग्जाम में जाकर डीप में एक्सप्लेन भी करके आना है। और बाकी मैंने नोट्स के अंदर एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, तो जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस। तो हमें यहाँ पे रोल समझना होगा किस चीज का, फाइनेंशियल मार्केट का और इंस्टीट्यूशंस का। तो हम सब जानते हैं जो फाइनेंशियल मार्केट है वहाँ पे डीलिंग होती है किसकी, एसेट्स की, है ना। यहाँ पे हम एसेट्स को बाय यानी कि परचेज और सेल करने की बात करते हैं। और इससे बेनिफिट क्या होता है कि जिनके पास सरप्लस में अमाउंट है, यानी कि जो भी पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन इन्वेस्टर हैं, जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, इक्विटीज में पैसा लगाते हैं, एसेट में पैसा लगाते हैं, तो उनका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, उनको बेनिफिट क्या मिलता है, उनका पैसा ग्रो होता है। और जिनको पैसे की नीड होती है, ठीक है, उन्हें क्या मिल जाता है, वहां से पैसा मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि मान लो मैंने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, तो मेरा पैसा क्या होगा, उस कंपनी के ग्रोथ के साथ साथ ग्रो करेगा। और उस कंपनी को बेनिफिट क्या होगा, एक तरह से उसको इन्वेस्टमेंट मिल गई, उनको अमाउंट मिल गया, जिससे वो क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या फिर किसी भी तरह की खर्चों के लिए उस पैसे को यूज कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है फाइनेंशियल मार्केट के होने के बाद। और भी अदर बेनिफिट्स हैं, वो सब मैं डिस्कस कर चुका हूं इंट्रोडक्शनल वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देखी होगी। और हमेशा हर एक प्लेलिस्ट को, हर एक टॉपिक को टॉपिक वाइज ही देखा करो, ताकि हर एक कंसेप्ट सीरीज वाइज ही कंप्लीट होते चले जाए। अब समझते हैं अगला पार्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्टिंग एज अ इंटरमीडियरीज। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है
वो क्या करते हैं, इंटरमीडियरीज की तरह काम करते हैं, प्ले अ वाइटल रोल, जो एक वाइटल रोल प्ले करती है इन कनेक्टिंग सेवर्स विद इन्वेस्टर, जहां पे हम सेवर्स को और इन्वेस्टर्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि इन्वेस्टर वो जिसको हम प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं यहाँ पे, जिनकी अलग अलग कंपनी चलती हैं और जिनको पैसे की नीड पड़ती रहती है अपने बिजनेस के अलग अलग खर्चों के लिए, अपने बिजनेस की इन्वेस्टमेंट के लिए और अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए। और सेवर्स वो जिनके पास सरप्लस अमाउंट है, ठीक है, जिनको अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है ताकि वो पैसा ग्रो कर सके एक अच्छे रेट पे, देयर बाय फैसिलिटेटिंग द एलोकेशन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इस तरीके से जो है ना क्रेडिट का क्या होता है, एलोकेशन होता है। देयर सिग्निफिकेंस इन द इकोनॉमी इज कंपेरेबल टू द ब्रेन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब कहीं ना कहीं ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट बन जाता है, यानी कि ये पैसा घुमाते हैं अलग अलग स्टेज पे। तो डायरेक्टिंग कैपिटल एफिशिएंटली टू इट्स मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, और यही नहीं जो भी प्रोडक्टिव यूजेस हैं, ठीक है, बिजनेसेस के, वो वहाँ पर उस पैसे को क्या करते हैं, यूज करते हैं। यानी कि जो सेवर है वो एक तरह से एक प्रोडक्टिव आउटकम निकालने की, रिटर्न्स बनाने की कोशिश करता है, और जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उस पैसे को यूज करके अपने बिजनेस को और एफिशिएंटली चलाते हैं। इसके बाद रिसर्च कंसिस्टेंटली शोज दैट वेल डेवलप्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोरिलेट विद फास्टर ग्रोथ। इस बात का मतलब ये है कि भाई जो रिसर्च बताते हैं कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना वो अगर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ग्रोथ रेट को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हैं, यानी कि ग्रोथ जो है ना काफ़ी तेजी से होती है। वाइल वीक वंस इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। और जब भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अगर ग्रोथ कम होती है या फिर वो बेकार तरीके से काम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली क्राइसिस का कारण भी बन सकते हैं। डिफरिंग रिस्क टॉलरेंसेस। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो रिस्क टॉलरेंस है वो सबका क्या होता है, अपना अलग अलग होता है। रिटर्न एक्सपेक्टेशंस भी क्या होती है, अलग अलग होती है। हम सब जानते हैं कि भाई अलग अलग तरह के रिस्क एपेटाइट के लोग हमारे आसपास रहते हैं। कुछ को रिस्क बिल्कुल पसंद नहीं होता तो वो ये बोलते हैं कि भाई हमारा पैसा तो बैंक में अच्छा है, हम अपने पैसे की या तो एफडी करवा लेंगे या फिर सेविंग अकाउंट में रखेंगे। कुछ लोगों का रिस्क एपेटाइट क्या होता है, मॉडरेट होता है, तो वो बॉन्ड्स की तरफ चले जाते हैं या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ का रिस्क एपेटाइट और अच्छा होता है तो वो अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में ग्रो करने की कोशिश करते हैं या फिर और हाई रिटर्न्स की तरफ जाते हैं। जैसे आजकल तो क्रिप्टो मार्केट भी आ गया है। तो वही चीज यहां पे है, रिस्क टॉलरेंस एपेटाइट सब पर्सन क्या करता है, डिफर करता है। रिटर्न एक्सपेक्टेशंस भी उसी के हिसाब से होती है। एक डायलॉग बोला जाता है काफी बार, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, यानी कि जितना ज्यादा एक पर्सन रिस्क लेता है ना उसे प्रॉफिट भी उसी हिसाब से मिलता है। फॉर एग्जांपल जब हम स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ स्टॉक्स क्या होते हैं, लार्ज कैप। जब हम लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करते हैं जिन पे रिस्क क्या होता है, काफी कम होता है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी वेल सेटल्ड है, वेल डेवलप्ड है, जहां पर रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन प्रॉफिट भी, जो ग्रोथ है वो भी क्या होती है, कम होती है पैसों की। लेकिन जब हम बात करते हैं मिड कैप की या फिर स्मॉल कैप की, वहां पर रिस्क बढ़ जाता है। जो कंपनी हो सकता है उसी टाइम पे स्टार्ट हुई हो, फेल होने के चांस भी ज्यादा होते हैं, बट वहां पे प्रॉफिट भी ज्यादा जनरेट किया जा सकता है। तो वही चीज यहां पे है। तो रिस्क एक्सपेक्टेशंस है ना वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, रिटर्न एक्सपेक्टेशंस डायरेक्टली डिपेंड करता है रिस्क पे। एंड मैच्योरिटी प्रेफरेंसेस बिटवीन लेंडर्स एंड बोरोवर्स। इसके बाद प्रेफरेंसेस क्या है, ठीक है, मैच्योरिटी प्रेफरेंसेस क्या है, किनके बीच में, लेंडर्स के बीच में। लेंडर कौन होता है, जो उधार पे पैसा दे रहे हैं, और बोरोवर के बीच में जो उधार पे पैसा ले रहे हैं। ऑफन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, कई बार इनके बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को यहाँ पे मिलते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एड्रेस दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं बाय ऑफरिंग देयर ओन क्लेम्स, ताकि वो अपने क्लेम्स को यहाँ पे क्या कर पाए, ऑफर कर पाए टू सेवर्स एंड एक्वायरिंग क्लेम्स ऑन बोरोवर्स। इसके बाद क्लेम्स अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशंस। जब भी इंस्टीट्यूशंस को लेके कोई से क्लेम्स आते हैं आर टर्म्ड इनडायरेक्ट, या तो हम उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट बोलते हैं, इनडायरेक्ट और सेकेंडरी सिक्योरिटीज, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट या फिर सेकेंडरी सिक्योरिटीज। वाइल क्लेम अगेंस्ट बोरोवर, लेकिन जब भी क्लेम बोरोवर्स की तरफ होगा आर टर्म्ड डायरेक्ट और प्राइमरी। इसका मतलब अगर जो क्लेम है वो इंस्टीट्यूशंस के पास है, ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी बोलेंगे या फिर इनडायरेक्ट बोलेंगे। और अगर क्लेम बोरोवर के पास है, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, तो प्राइमरी बोलेंगे या फिर डायरेक्ट सिक्योरिटीज का पार्ट बोलेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन वाला पार्ट इस टॉपिक का कि फाइनेंशियल मार्केट का
एक क्या रोल होता है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, अब कुछ चीजें हमें और है जो समझनी है, वो क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड 3 मेन ट्रांसफॉर्मेशनल सर्विसेज। अब कुछ सर्विसेज हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं नॉर्मल लाइफ में। ठीक है, अब समझ सही करके, पहला क्या होता है, लायबिलिटी एसेट एंड साइज ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व पूलिंग फंड्स, यानी कि चाहे वो लायबिलिटी हो, एसेट हो या फिर साइज ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो इन्वॉल्व होता है पूलिंग फंड्स के अंदर फ्रॉम न्यूमरस स्मॉल डिपॉजिट, यानी कि जब भी हम बहुत सारे स्मॉल डिपॉजिट्स करते हैं, यानी कि बहुत सारे स्मॉल डिपॉजिट करते हैं, एंड एलोकेटिंग देम थ्रू लार्ज लोन्स, और फिर उसे लार्ज लोन्स की तरफ एलोकेट कर देते हैं। मतलब होता क्या है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, चाहे वो किसी भी तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो, चाहे वो इंश्योरेंस के अंदर इन्वेस्ट करते हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, तो किसी भी तरीके से जो इंडिविजुअल्स है वो अपने पैसे को इकट्ठा करते हैं, कुछ पैसा बैंक में रखते हैं, कुछ अलग अलग एसेट्स में इन्वॉल्व कर देते हैं। तो होता क्या है, जब वो पैसा छोटा छोटा अमाउंट होता है, लेकिन जब वो पैसा किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास आता है तो वो एक बहुत बड़ा फंड बन जाता है, बहुत बड़े अमाउंट का फंड बन जाता है। तो उस फंड को यूज करके वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करती है, लोन देती है, या फिर उन लोगों को, उन बिजनेस को पैसा उधार देती है जिनको उस पैसे की नीड है। तो वही चीज यहाँ पे है कि वो न्यूमरस स्मॉल डिपॉजिट एंड एलोकेटिंग देम थ्रू लार्ज लोन्स, और फिर उसे एलोकेट करती है एक तरह से लार्ज लोन के पर्पज से। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स ऑफरिंग शॉर्ट टर्म क्लेम्स। जब हम बात करते हैं मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की, इसमें इन्वॉल्व क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्लेम्स, यानी कि वो क्लेम्स जो काफी कम टाइम पीरियड के लिए बनाए गए थे, शॉर्ट टर्म क्लेम्स टू सेवर्स, वो भी सेवर्स को, व्हाइल प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म लोन्स, और साथ साथ लॉन्ग टर्म लोन देते हैं किसको, बोरोवर्स को। यानी कि एक जो सेवर होता है उससे तो लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए पैसा, कि भाई उसे ज़्यादा टाइम के लिए, अगर मान लो लिक्विड फंड हो गया एक तरह से, कि कभी अगर पैसे की नीड पड़ गई किसी भी सेवर को, तो पैसा वहाँ से निकाल पाएगा, वो इजीली उस पैसे को यूज़ कर पाएगा। लेकिन जो बोरोवर होता है ना, उसको लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हैं, क्योंकि कंपनीज को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये चीज़ पता होती है कि अगर किसी एक बोरोवर ने, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लोन ले रखा है, क्योंकि बोरोवर जनरली लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेते हैं, लेकिन जो सेवर होते हैं वो कभी भी अपने पैसे को किसी भी काम के लिए यूज करने के पर्पज से निकाल सकते हैं। तो कंपनीज को ये पता होता है हमारे उस पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि और भी इस जैसे सेवर्स हमारे पास आते रहेंगे, यानी कि और भी लोग अपने पैसे को बचाते रहेंगे, तो हमारे पास फंड की कभी भी ज़्यादा किल्लत नहीं आएगी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो मैचिंग देयर रिस्पेक्टिव कैश फ्लो नीड्स, और इस तरीके से जो कैश फ्लो नीड्स हैं वो भी क्या रहता है, बना रहता है, यानी कि जो भी कैश जरूरत है वही बनी रहती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, रिस्क ट्रांसफॉर्मेशन, की रिस्क को हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो रिस्क ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स डाइवर्सिफाइंग, कि हम अपने रिस्क को क्या कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और रिस्क डाइवर्सिफाई पता है कब होता है, जब एक पर्सन, एक सेवर अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करता है ना, यानी कुछ पैसा बैंक में रखा हुआ है, कुछ पैसा एफडीज में रखा हुआ है, कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में रखा हुआ है, तो कुछ पैसा रियल एस्टेट में रखा हुआ है। इस तरीके से क्या होता है, डाइवर्सिफाई होता है। और यही नहीं कि स्टॉक मार्केट में पैसा डाइवर्सिफाई नहीं हो सकता, स्टॉक मार्केट के अंदर भी हम पैसे को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अलग अलग एसेट्स में, अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। तो इसको बोलते हैं कि हमने पैसा डाइवर्सिफाई कर लिया है, तो हमने कहीं ना कहीं अपने रिस्क को एलोकेट कर लिया है। रिस्क जो है ना, अगर मान लो कुछ कंपनीज में मुझे लॉस हो भी रहा है, तो उससे ज्यादा कंपनी से मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा, तो प्रॉफिट उस लॉस को कवर कर लेंगी। लेकिन हाँ, अगर मैंने गलती से अपना सारा पैसा सिर्फ एक ही कंपनी के शेयर में डाल दिया, और मान लो वो शेयर प्राइस, वो जो शेयर है, फिर जो कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है फ्यूचर में, तो मुझे एक बहुत बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। इसलिए हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, रिस्क ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व डाइवर्सिफाइंग रिस्क थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ताकि हम एक अच्छा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकें, एंड एक्वायरिंग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, और साथ साथ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, फोर्थ पॉइंट की तरफ, बाय ऑफरिंग दीज सर्विसेज। अगर हम इन सर्विसेज की बात करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टैप इनटू सेविंग्स दैट माइट अदरवाइज रिमेन आइडल। तो जब हम इन सर्विस की बात करें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टैप इनटू सेविंग्स, तो हम यहाँ पे उन सेविंग्स की बात करते हैं दैट माइट अदरवाइज रिमेन आइडल मोर ओवर, ठीक है, बाय फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू फाइनेंस, ताकि हम फाइनेंस को ज़्यादा क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। दे अनेबल कंज्यूमर टू स्पेंड बेस्ड ऑन फ्यूचर इनकम एक्सपेक्टेशंस। तो ये कंज्यूमर को एक चीज़ का बेनिफिट बताते हैं कि वो अपनी स्पेंडिंग कर सकते हैं फ्यूचर इनकम एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। जनरली आपने देखा होगा एक कंज्यूमर पता है इन्वेस्टमेंट क्यों
करता है या फिर एक इंडिविजुअल पर्सन इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? क्योंकि उसे फ्यूचर में अपनी कंजप्शन को इंक्रीज करना होता है और फ्यूचर में कंजप्शन के लिए इनकम ज़्यादा चाहिए, यानी कि उसका पैसा, उसका जो मनी है वो मल्टीप्लाई होना बहुत जरूरी है। और उसी मनी को मल्टीप्लाई करने के लिए एक पर्सन जो है क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्ट करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो बेस्ड ऑन फ्यूचर इनकम एक्सपेक्टेशंस एंड एंटरप्रेन्योर्स टू इन्वेस्ट इन फिजिकल कैपिटल। और जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो करते क्या है, वो अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं फिजिकल कैपिटल के अंदर, ताकि वो अपने बिजनेस के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आ पाए और अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकें। तो उस चीज़ के लिए जरूरी है उन्हें कैपिटल की, और वो कैपिटल उन्हें कहाँ से मिलता है? फाइनेंशियल मार्केट से। इसलिए देखा होगा आजकल जो भी नई नई कंपनीज आ रही हैं वो क्या लॉन्च करती हैं? अपना आईपीओ। जिनको नहीं पता होगा आईपीओ क्या होता है? आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब होता है जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है ना, उससे पहले उसे अपना आईपीओ लॉन्च करना होता है और उसी आईपीओ के जरिए वो पहली बार लोकल लोगों से, यानी कि इंडिविजुअल से पहली बार पैसा मांगती है। क्योंकि जब कंपनीज के पास सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो उनके पास एक ये ऑप्शन बचता है कि वो अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च कर सकती हैं, ताकि जनरल पब्लिक भी उनकी कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके ग्रो कर पाएं। और साथ साथ उन कंपनीज को बेनिफिट ये होता है, उनको पैसा मिलता है, वो फर्दर ग्रोथ के लिए उस पैसे को, अपने फर्दर एक्सपेंशन के लिए उस पैसे को यूज कर सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि भाई जो सेवर्स हैं वो लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहें, और जो इन्वेस्टर्स हैं फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको पैसा मिलता रहे, ताकि एक कंट्री की इकोनॉमी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए। तो ये कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग जब बनेगी जब एक कंट्री के अंदर बिजनेस स्ट्रॉन्ग होंगे। आज हम बात करते हैं यूएसए की। यूएसए इतना पावरफुल क्यों है? उसका एक रीज़न है। इतना सक्सेसफुल क्यों है? उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि वहाँ पे जो बिजनेसेस हैं वो सक्सेसफुली ग्रो कर रहे हैं। वहाँ पे बिजनेस अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे हम बात करते हैं गूगल की, फेसबुक की, इंस्टा की, सब तो उन्हीं का है, ठीक है। यूट्यूब की, तो जिस पे आप लोग अभी वीडियो देख रहे हो तो कुछ तो उन्हीं का है। तो इससे होता क्या है, तो उनका जो बिजनेसेस है ना, उनका जो बिजनेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये नहीं मल्टीपल जगह उसे यूज़ किया जाता है। जैसे हम इंडिया में बैठ के उसे यूज़ कर रहे हैं, और भी अदर कंट्रीज़ हैं, यानी कि मल्टीपल कंट्रीज़ में हम उनके प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, उनके बिजनेस को यूज़ कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी इकोनॉमी लगातार ग्रो करती जा रही है। सेम ऐसे ही अगर किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करना होता है तो जरूरी क्या है कि वहाँ पे जो भी बिजनेसेस हैं वो सक्सेसफुली रन करें अपने आप को, ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाएं और लगातार ग्रो करें, इन्वेस्टमेंट उठाएं लोगों से, ठीक है। इस तरीके से कंट्री जो है क्या कर सकती है, या फिर एक कंट्री या फिर एक इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। तो ये हो गई हमारे पास यहाँ पे सारी बातें खत्म। पहले हमने यहाँ पे ये देखा कि फाइनेंशियल मार्केट और इंस्टीट्यूशन का रोल क्या होता है। दूसरा, कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे कि क्यों फाइनेंशियल मार्केट इतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट था क्या कि ये एक ऐसी जगह है, ऐसी मार्केट है जहाँ पे हम सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो स्टॉक्स हो, बॉन्ड्स हो, म्यूचुअल फंड हो, या फिर अलग अलग डेरिवेटिव्स हो, कमोडिटीज हो, उनके बीच में बाइंग और सेलिंग की बात करते हैं, या फिर उनमें इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मार्केट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उन लोगों के बीच में जिनके पास एक तो एक्सेसिव फाइनेंस मौजूद है, एक्सेसिव पैसा, सरप्लस अमाउंट में पैसा मौजूद है, और उन लोगों के बीच में जिन्हें उस पैसे की जरूरत है। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट ही वो जरिया है जिसके जरिए एक बिजनेसमैन, अगर उसके पास पैसे की कोई दिक्कत आ रखी है, तो वो लोकल, यानी कि लोकल पर्सन या फिर इंडिविजुअल से पैसे की डिमांड कर सकता है अपने शेयर्स के, अपने इक्विटीज के बदले में। हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सी कंपनीज क्या होती है, लिस्टेड होती हैं, जो करती क्या है, या तो अपना आईपीओ लॉन्च करके आती हैं, या फिर ऑलरेडी लिस्टेड होती हैं तो क्या करती हैं, अपने शेयर्स को लोकल पीपल में, यानी कि नॉर्मल पीपल में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और उनसे एक प्राइस चार्ज कर लेती है अपनी कंपनी के शेयर्स के बदले, और फिर उस पैसे को अपने बिजनेस की ग्रोथ में, एक्सपेंशन में, ठीक है, इक्विपमेंट्स के डेवलपमेंट में यूज करके उस पैसे को मल्टीप्लाई करती है, जिससे सेवर्स को बेनिफिट क्या मिलता है, उन्हें पैसा मल्टीप्लाई होकर मिल जाता है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बेनिफिट क्या, इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिल गया, और जो इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने वो पैसा लिया है फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उन्हें क्या मिल जाता है, अपने बिजनेस के अंदर एक्सपेंशन देखने को मिल जाता है, या फिर ग्रोथ देखने को मिल जाती है। यानी कि बेनिफिट दोनों का है, फाइनेंशियल मार्केट दोनों की हेल्प करता है। सेवर्स की हेल्प इस चीज में करता है कि भाई जिनको जरिया नहीं मिल रहा था कि वो अपने पैसे को कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे अलग अलग कंपनीज की इक्विटी खरीद सकते हैं, तो उन्हें वो जरिया प्रोवाइड कर देती है। और जो बिजनेसमैन जिनके पास लैक था फंड का, सरप्लस अमाउंट फंड नहीं था, तो उनको पैसा मिल जाता है ताकि वो अपने बिजनेस में
एडवांस या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर सके या फिर अलग अलग इनिशिएटिव्स ले पाएँ और अपने बिजनेस की एक्सपेंशन कर पाएँ। तो इसलिए हम फाइनेंशियल मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट हमें फिर से इस वीडियो में समझना है, क्योंकि अब तक ये तीसरी वीडियो है इस चैप्टर की जहाँ पे मैं सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि अगली वीडियो में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का इंट्रोडक्शन इस वीडियो तक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो फाइनेंशियल मार्केट देखो यहाँ पे, तो फाइनेंशियल मार्केट कॉन्स्टिट्यूट अ क्रूशियल एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये एक फाइनेंशियल सिस्टम का काफी क्रूशियल पार्ट होता है, सर्विंग एज प्लेटफॉर्म्स फॉर ट्रेडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जहां पे हम या तो ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि एक तरह से हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग करने के लिए अलग अलग फाइनेंशियल एसेट्स को, चाहे वो स्टॉक्स हो, बॉन्ड्स हो, डेरिवेटिव्स हो, ठीक है। इसके अलावा हम कमोडिटी भी ट्रेड कर सकते हैं, फंड मार्केट भी ट्रेड कर सकते हैं। तो वो सबका हमें बेनिफिट मिलता है ट्रेडिंग का और एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, और कहीं ना कहीं हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट को एक्सचेंज भी कर सकते हैं विद इन अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कि हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्टेड रहते हैं। कभी हमें कोई और सी कंपनी अच्छी लगती है इन्वेस्टमेंट के लिए, कभी कोई और सी कंपनी। तो ऐसे ही हम अलग अलग जगह पे अलग अलग फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, एक ग्रोथ के पर्पज से और अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के पर्पज से। पार्टिसिपेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स इंक्लूड बोरोवर, इसके अंदर बोरोवर भी होते हैं। बोरोवर वो लोग जिन्हें पैसे की नीड है, हु इशू सिक्योरिटी, जो अपनी सिक्योरिटी इशू करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, उसको पैसे की जरूरत होगी तो उन्होंने अपना पहले आईपीओ लॉन्च किया, फिर अपनी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाई, यानी कि वो अपनी एसेट्स को, अपनी इक्विटीज को सेल करके लोगों से क्या लेती हैं, पैसा लेती हैं और उस पैसे को फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए अपने बिजनेस में यूज करते हैं। तो हु इशू सिक्योरिटीज, लेंडर्स, लेंडर यानी कि उधार देने वाले, हु परचेज सिक्योरिटी, ये वो लोग होते हैं, ठीक है, जो लोग, जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, जो उन एसेट्स या फिर उन शेयर्स को परचेज करने के बदले, उन बॉन्ड्स को परचेज करने के बदले पैसा पे करते हैं। तो वो हो गया हमारे पास यहाँ पे लेंडर्स एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। और कुछ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी होते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी भी किसी एक नॉर्मल पर्सन को डर लगता है कि मैं कौन से शेयर खरीदूं, कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, कंपनी के बारे में पता लगाना उनके लिए मुश्किल होता है, वो कंपनीज के डाटा को समझ नहीं पाते हैं, तो वो करते क्या है, वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं। तो म्यूचुअल फंड हो गए या फिर अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको पैसा प्रोवाइड कर देते हैं और उनके फंड मैनेजर्स अच्छी कंपनीज में अपना उनका पैसा डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, उनका पैसा भी ग्रो होता है और कंपनीज को कहीं ना कहीं इन म्यूचुअल फंड वगैरह से भी पैसा मिल जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, फाइनेंशियल मार्केट्स आल्सो इनकम्पास वेरियस प्लेटफॉर्म्स। यही नहीं अलग तरह के प्लेटफॉर्म बनाते हैं, सच एज दलाल स्ट्रीट, आप लोगों ने ये पहले बहुत बार सुना होगा, एंड कैपिटल मार्केट जिसको हम बोलते हैं, फैसिलिटेटिंग द ट्रेडिंग ऑफ डाइवर्स एसेट्स। ये अलग अलग एसेट्स की ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, लाइक बॉन्ड्स हो गई, बॉन्ड की ट्रेडिंग में हेल्प हो गई, ठीक है, इक्विटीज की ट्रेडिंग में हेल्प हो गई, फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेडिंग में हेल्प हो गई, एंड डेरिवेटिव्स जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस, जहाँ पे लाखों लोग अपना पैसा गंवाते हैं। क्यों? क्योंकि बिना सोचे समझे, बिना प्रॉपर नॉलेज के यहाँ पर बताते हैं कि भाई हम तो यहाँ से करोड़पति बन के ही बाहर आएंगे, फिर पता लगे करोड़पति तो छोड़ो, जो पैसा था हाथ में वो भी गवा के बैठ गए, है ना। हो सकता है आप में से ही बहुत से लोग हों, ठीक है, जिन्हें नया नया पता लगा हो डेरिवेटिव्स के बारे में, फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा पैसा यहाँ पे गवाया हो। तो डिस्पाइट देयर डिफरेंट नेम्स, अगर हम इन सारे नाम को छोड़ दें, ठीक है, दीज मार्केट्स शेयर द फंडामेंटल पर्पज ऑफ अनेबलिंग बिजनेसेस टू रेज कैपिटल। तो इसका मतलब क्या है कि इनका मेन बिजनेस ये था डेवलपमेंट का, कि ये कहीं ना कहीं जो बिजनेसमैन है, अगर उसे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो उनकी कैपिटल रेज करने में हेल्प करते हैं। कि वो पैसा कहाँ से लेंगे, तो पब्लिक से पैसा मांगते हैं अपनी कंपनी के शेयर्स, अपनी कंपनी के इक्विटीज को लोगों को प्रोवाइड करके, टू रेज कैपिटल फॉर एक्सपेंशन एंड ऑफरिंग इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। और यही नहीं, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को या फिर जो सेवर्स होते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने की, और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं इन्वेस्टर्स को भी। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से जो इन्वेस्टर्स हैं जिनका रिस्क एपेटाइट काफ़ी अच्छा होता है, जो जिंदगी में रिस्क लेना पसंद करते हैं, वो इक्विटीज की तरफ जरूर जाते हैं। जैसे चाहे मैं अपनी ही बात कर लूँ, ठीक है, तो हम लोग भी, अब देखो डाइवर्सिफाई फंड तो है, चाहे आप उसे एफडी में रखो, एफडी में रखना अच्छी बात होती है। बैंक में पैसा हमें आपसे जितना जरूरी है उतना ही रखना चाहिए। एक इमरजेंसी फंड रखना चाहिए खासकर,
खासकर, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपका मन करे आप अलग एसेट्स में उस पैसे को लगा सकते हो, जिनमें से एक जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट एसेट होती है स्टॉक मार्केट, या फिर अलग अलग और अच्छी अच्छी कंपनी के स्टॉक्स जो हम चूज करके लगातार उसमें पैसे इन्वेस्ट करते रहते हैं। या फिर अगर मेरा मानना है अगर लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं भी आ रहा तब भी वो एक अच्छी SIP तो कर सकते हैं किसी अच्छे की म्यूचुअल फंड के अंदर, ठीक है। तो वो भी एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर दे सकते हैं फ्यूचर में। तो वही चीज़ यहाँ पे है, इन्वेस्टर को एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिल जाती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब एक पॉइंट क्या आता है, रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की। भैया फाइनेंशियल मार्केट के रोल क्या होते हैं? वैसे तो हमने इसको प्रीवियस टॉपिक में भी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे रोल थोड़े से अलग हो जाते हैं। पहला रोल क्या है, प्राइस सेटिंग एंड एसेट वैल्यूएशन, यानी कि ये हमारी हेल्प करते हैं प्राइस को सेट करने में। हम सब जानते हैं कि हर एक कंपनी का शेयर प्राइस अलग अलग हो सकता है। किसी कंपनी के शेयर बहुत सस्ते हो सकते हैं, किसी कंपनी के शेयर बहुत महंगे हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है उसकी मार्केट में डिमांड क्या चल रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप अच्छी कंपनीज के शेयर प्राइस जनरली चेक करोगे तो आपको महंगे मिलेंगे एज कम्पेयर टू बेकार कंपनीज। क्यों? क्योंकि उन कंपनी शेयर इसलिए महंगे हैं क्योंकि उनकी डिमांड लगातार बढ़ती रहती है, तो उनका शेयर प्राइस लगातार बढ़ता रहता है। फिर उन कंपनीज को बहुत बार अपने शेयर प्राइस को स्प्लिट भी करना पड़ता है ताकि शेयर प्राइस सस्ते हो पाए। और शेयर स्प्लिट करने का मोटिव क्या होता है, क्योंकि जब शेयर प्राइस सस्ते हो जाएंगे तो लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि अब शेयर सस्ते हो गए हैं तो शेयर लेना ईजी हो गया उस कंपनी के, तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। जैसे हम इंडिया में बात करते हैं, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में ना शेयर हमेशा होल नंबर में आप खरीद सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर में 1, 2, 5, 7 ऐसे ही, आप फ्रैक्शंस में शेयर नहीं खरीद सकते। लेकिन फॉरेन मार्केट में चीज़ पॉसिबल है। अगर मुझे गूगल के शेयर खरीदने हैं, एप्पल के शेयर खरीदने हैं, तो मैं उसे फ्रैक्शंस में भी यानी कि पॉइंट्स में भी बाय कर सकता हूँ अगर मेरे पास ज़्यादा फंड नहीं है तो। लेकिन इंडियन मार्केट में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए बहुत सारी कंपनीज जो हैं जब उनका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है वो कंपनीज अपने शेयर प्राइस को स्प्लिट कर लेती हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि प्राइस कैसे सेट किए जाएंगे अलग अलग एसेट्स के, अलग अलग बोर्ड के, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। एंड एसेट वैल्यूएशन, और जो भी एसेट है वो उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी टाइम के साथ। और टाइम के साथ हम ये भी जानते हैं कि प्राइस में चेंज भी आता है। जैसे जैसे उस एसेट की डिमांड बढ़ती है वैसे उसके प्राइस ऊपर जाते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एक इन्वेस्टर को दो तरह के बेनिफिट मिलते हैं। अगर कंपनीज अच्छी हैं तो प्रॉफिट का हिस्सा एज अ डिविडेंड पे भी करती है डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। दूसरा, अगर शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं तो कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलता है। तो ये सब कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलता है, रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या आता है, आर्बिट्रेज। कई बार क्या होता है कि ना कुछ लोग शेयर मार्केट के लूप होल्स का फायदा उठाते हैं। जैसे मान लो कि रेगुलेटरी बॉडी थोड़ी सी वीक पड़ गई तो कहीं ना कहीं कुछ लोग उसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो लूप होल्स ढूंढ लेते हैं और वो फिर उसी अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बना के उस मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां से पैसा निकाल लेते हैं। वही चीज यहाँ पे है। आर्बिट्रेज का मतलब क्या आता है, इन रीजन्स विद डिस्पैरेट प्राइसेस फॉर कमोडिटी, जहाँ पे प्राइस जो कमोडिटीज के प्राइस में काफी डिफरेंस है, एंड करेंसीज ड्यू टू वीक फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट क्या है, काफी ज्यादा वीक है। ट्रेडर्स engage in arbitrage to exploit these differences, तो जो ट्रेडर्स हैं वो आर्बिट्रेज यूज करते हैं टू एक्सप्लोइट these differences, ताकि इन डिफरेंसेस को एक्सप्लोइट कर पाएं, लीडिंग टू प्राइस कन्वर्जेंस एंड इनहेंस ओवरऑल इकोनॉमी, और इस तरीके से इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी बढ़ती है। ठीक है, तो ये तो हो गया लूप होल्स के जरिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी बनाए रखने के लिए भी ये चीज़ क्या होती है, काफ़ी बार अच्छी होती है, और प्राइस को अच्छे तरीके से डिटरमाइन करने में भी, है ना। और इसलिए आपने देखा होगा कि जनरली स्टॉक मार्केट हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम अपने स्टॉक मार्केट की बात कर लेते हैं, निफ्टी की, ठीक है, या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, है ना। दो ही तो है मेनली, BSE और NSE। तो दोनों में क्या होता है कि रेगुलेटरी बॉडी है सेबी, है ना। सेबी क्या करती है, पूरे स्टॉक मार्केट को अपने हिसाब से रेगुलेट करती है ताकि किसी भी तरह की धांधली वगैरह ना हो, या फिर जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं उनका नुकसान ना हो किसी कंपनी के अंदर, है ना। तो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, रेगुलेटरी बॉडी है ये। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, रेजिंग कैपिटल। अब रेजिंग कैपिटल, भाई कैपिटल कौन रेज करेगा, प्रोड्यूसर्स या फिर बिजनेसमैन जिन्हें पैसे की जरूरत है, जिनकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। उन्हें लिस्ट ही इसलिए करवा रखी है कि अगर उन्हें कभी भी फर्दर इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़े, पैसे की जरूरत पड़े अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, इनिशिएटिव्स लेने के लिए, या फिर नई नई टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के लिए, तो वो कहीं ना कहीं अगर उन्हें पैसा कम पड़ रहा है तो वो स्टॉक मार्केट की हेल्प से कैपिटल को रेज कर सकते हैं। यानी कि लोगों को अपने बिजनेसेस में पार्टनरशिप प्रोवाइड करके, उन्हें मेंबर बना के, उनको इक्विटी प्रोवाइड करके उनसे पैसा ले सकती है। इसी के लिए तो मेनली स्टॉक मार्केट को समझते हैं। तो ये हो गया एक पॉइंट, रेजिंग कैपिटल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, 1 मिनट वेट करना, 1 मिनट रुकना।
चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ कि कैपिटल को रेज करने में हेल्प जरूर मिलती है फाइनेंशियल मार्केट के जरिए। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन करनी हो, है ना, यानी कि बहुत सारी ट्रांजैक्शन जो है हम फाइनेंशियल मार्केट की हेल्प से कर पाते हैं। कई बार तो आपने ऐसा भी देखा होगा कि हम बहुत सारे एसेट्स को डायरेक्टली लोगों को प्रोवाइड करके कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं किसके जरिए, फाइनेंशियल मार्केट के जरिए। यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारी ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी में भी होने लग गई है अब तो, है ना। या फिर हम बहुत सारे शेयर्स को देके भी कोई प्रॉपर्टी कोई और चीज़ एक्वायर कर सकते हैं, यानी कि शेयर्स भी ट्रांसफर किए जाते हैं, एज अ गिफ्ट ट्रांसफर कर लो, या फिर कोई ट्रांजैक्शन फुलफिल करनी हो उसके लिए ट्रांसफर कर लो। तो इस चीज़ के लिए इसलिए आपने देखा होगा वैसे इसलिए बहुत सारी कंट्रीज जो है ना वो क्रिप्टो को बैन भी कर रही थी बीच में, ही क्रिप्टो के जरिए ना बहुत सारी इनलीगल एक्टिविटीज़ भी की जा रही थी। तो वही चीज़ यहाँ पे है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन करने में काफ़ी ज़्यादा क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, इन्वेस्टिंग। भाई इन्वेस्टमेंट करने में तो हेल्प मिलती है, जैसे कि रेजिंग कैपिटल किसके लिए बेनिफिट था, प्रोड्यूसर्स के लिए। प्रोड्यूसर को, बिजनेसमैन को कैपिटल कमाने का मौका मिल रहा है, कैपिटल मिल रहा है ताकि बिजनेस को और बड़े लेवल पर ग्रो कर पाए। सेम ऐसे ही इन्वेस्टिंग का बेनिफिट किसको मिल रहा है, आम आदमी को, कि एक आम आदमी बड़ी बड़ी कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है और अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकता है और फ्यूचर के साथ, टाइम के साथ एक अच्छी खासी वेल्थ को गेन यहाँ पे कर सकता है। वो सब बेनिफिट कब है, जब वो अपने पैसे को इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। तो इन्वेस्टिंग करने का मौका मिलता है किसके जरिए, फाइनेंशियल मार्केट के जरिए। इसके बाद 6 पॉइंट क्या आता है, रिस्क मैनेजमेंट। भाई रिस्क मैनेज करने का मौका मिलता है। रिस्क मैनेजमेंट क्यों, क्योंकि इतने सारे एसेट्स हो गए हैं जहां पे एक पर्सन अपने पैसे को लगा सकता है, जिससे क्या है कि एक पर्सन जो है वो अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर पाता है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, है ना। कुछ पैसा किसी कंपनी ए में लगा दिए, किसी कंपनी बी में लगा दिए, किसी कंपनी सी में लगा दिए, किसी कंपनी डी में लगा दिए, बॉन्ड्स में लगा दिए, एफडी में लगा दी, या फिर अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लगा दिए, जिसके जरिए क्या है कि उसका पैसा अब डाइवर्सिफाई हो चुका है। तो अब वो थोड़ा टेंशन में कम रहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर कहीं से लॉस आया भी तो और भी तो जगह है जहाँ पे मेरा पैसा इन्वेस्ट हो रखा है, वहाँ से कहीं ना कहीं प्रॉफिट आएगा और मैं ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहूँगा अगर मैंने ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट ढंग से चूज़ करके जब उनमें पैसा लगाया है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, रिस्क मैनेज करने का मौका मिल जाता है। इसे रिस्क मैनेजमेंट कह लो या फिर आप इसे रिस्क एलोकेशन भी कह सकते हो, कि रिस्क एलोकेट करने का मौका मिलता है, रिस्क को डिवाइड करने का मौका मिलता है, जिससे एक पर्सन कम से कम रिस्क में रहता है और अपने पैसे को ग्रो होता हुआ आराम से देख पाता है। तो ये सब बेनिफिट किसकी वजह से है, फाइनेंशियल मार्केट की वजह से है। और अब तो फाइनेंशियल मार्केट और ईजी हो गई है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, क्योंकि पहले तो लोगों को अगर शेयर्स खरीदने हो तो पेपर्स के जरिए या फिर NSE BSE में जाके शेयर खरीदने पड़ते थे, लेकिन अब तो इजी हो गया। अब तो घर बैठे फॉर्मेट डीमैट अकाउंट खुलवाओ, ठीक है, आपका ब्रोकर आपको क्या कर देगा, शेयर्स दे देगा अगर आप उसके लिए पैसे पे कर देते हो तो बैंक से पैसा ऐड करो, शेयर्स खरीदो। शेयर्स को ट्रेड भी करना ईजी हो गया है, लैपटॉप पे बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के, फ़ोन पे बैठ के, हर चीज़ करनी ईजी हो गई है इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से। और ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को प्रेफर कर रही है और वो भी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है ताकि फाइनेंशियल मार्केट जो है वो लोगों के लिए समझना और ईजी हो जाए, लोग इसके रिस्क को समझ पाएँ और इसी तरीके से काम कर पाएँ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास यहाँ पे सारे पॉइंट खत्म, जहाँ पे हमने रोल भी देखे अलग अलग फाइनेंशियल मार्केट्स के। ठीक है, और यही नहीं, फाइनेंशियल मार्केट का इंट्रोडक्शन भी देखा। आई बात समझ में? तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का टॉपिक यहाँ पे क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो अब हम समझेंगे अगली वीडियो में टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, कि फाइनेंशियल मार्केट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। उम्मीद आपको समझ में भी आ रहा है। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन हो, कमेंट बॉक्स खोले हुए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर जाके मैं आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, यानी कि 9667836336 व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।